हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम विज्ञान से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आज के इस क्लास को जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में दोस्तों, आपका टोटल कितना नंबर स्कोर हुआ ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हमने सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान का और गणित का महामैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जा कर के साइंस और मैथ्स का महामैराथन क्लास जरूर देखें, वहां से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो फिर चलिए कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन मेरा सॉल्यूशन से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसके परमाणु सामान्यतः दूर होती है, इसके परमाणु लगातार टकराते रहते हैं, इनमें परावर्तक सतहें होती है। तो फिर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, धातु जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्यों होता है, देखिए क्या दिया आपका, ऑप्शन बी को देखते हैं। इनके परमाणु सामान्यतः दूर होते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई कारण नहीं है, धातुओं के परमाणु सामान्यतः पास पास होते हैं, दूर नहीं होते। ठीक है, इनके परमाणु लगातार टकराते रहते हैं। तो ये आपका किस में होता है दोस्तों, ये होता है आपका गैस में, या फिर ये होता है आपका वाटर में। ठीक है, धातु में धातु का जो परमाणु होता है वो आपस में ज़्यादातर टकराते नहीं हैं, मतलब ज़्यादातर इनके परमाणु स्थिर अवस्था में रहते हैं। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, इनमें परावर्तक सतहें होती है। तो ये भी आपका अच्छा चालक होने का कोई विशेष कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए धातु जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। आज के इस क्लास में हम फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका बायो सेक्शन हो गया, सभी सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परावर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, सॉरी, परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, वायु में आर्द्रता, वायु का ताप, वायुमंडलीय दाब, या फिर वायु की संरचना। तो फिर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, किसके परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वायु में जो ध्वनि का वेग है उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपका सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिकों का सही उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा किसका बोला है, यौगिक का। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है जल, वायु, शक्कर। आपका ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, शक्कर और जल। सी में दिया है जल, नमक, वायु। डी में दिया है दोस्तों आपका जल, नमक और शक्कर। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारा जो विज्ञान का महामैराथन क्लास है, इसके साथ ही हमने साइंस का और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप एग्ज़ाम से पहले उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा यौगिक हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले पहले समझते हैं कि यौगिक होता क्या है। ठीक है, यौगिक क्या होता है दोस्तों, आपका दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ होता है आपका यौगिक, एक होता है दोस्तों आपका मिश्रण। ठीक है, देखिए मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता।
लेकिन यौगिक में क्या होता है दोस्तों, आपका चाहे कितने भी तत्व उसमें मिल गए हों, उनका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि आपका ये हो गया जल, हाइड्रोजन, सॉरी H2O, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित अनुपात रहता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये ऑक्सीजन को का कोई एक निश्चित अनुपात रहता है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन और जी ये जो ऑक्सीजन दिया है, इन दोनों का एक निश्चित अनुपात ही जल को बनाता है, ठीक है। मतलब ये होता है आपका यौगिक। इसके साथ ही आपका नमक भी हो गया, ठीक है। नमक आपका किससे किससे मिलकर बनता है, आपका ये हो गया सोडियम, और ये हो गया आपका दोस्तों क्लोरीन, ठीक है। NaCl, NaCl नमक भी आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, यौगिक में, ठीक है। इसके साथ ही आपका HN3 और कई भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपका यौगिक का। मतलब यौगिक कहने का मतलब एक निश्चित अनुपात में रहना, ठीक है, वही आपका यौगिक होता है। अब मिश्रण क्या होता है दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा आपका वायु, एयर, ठीक है। एयर में जो है कई सारे गैसेस आपको मिलेंगे, लेकिन जिनका निश्चित अनुपात नहीं होता, वो क्या हो जाता है आपका मिश्रण, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों, आपका जल, जल तो आपका एक यौगिक हो जाएगा। वायु, वायु आपका यौगिक नहीं होता, वायु आपका मिश्रण होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा O2। ऑक्सीजन आपका यौगिक है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन में आपको एक ही तत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको O, एक ही तत्व देखने को मिलेंगे। मतलब ऑक्सीजन जो है आपका यौगिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, जल, नमक और वायु। तो यहाँ पर फिर से वायु आ गया, वायु आपका मिश्रण होता है, ना कि आपका यौगिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों डी में क्या दिया आपका जल, अभी मैंने आपको बताया था H2O, वाटर, ये आपका यौगिक होता है। नमक NaCl, ठीक है, ये भी आपका यौगिक होता है। इसके साथ ही शक्कर, ये भी आपका यौगिक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि सबसे भारी कौन है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है, H2S, CO2, NH3 या फिर CO। तो बताइए फिर इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब क्या हो गया है, आपका जो CG टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये आपका CO2 को क्या बोला जाता है, NH3 को क्या बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे भारी कौन है, तो देखिए क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया है, हाइड्रोजन। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार होता है आपका 1, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के बाद आपको क्या दिया दोस्तों, सल्फर, ठीक है। एस का सल्फर का परमाणु भार कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 32, ठीक है। इसी के साथ देखिए इसमें आपको सारे ऑप्शन से ही हम ले रहे हैं। ऑप्शन में और क्या दिया, देखिए आपको दिया दोस्तों कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाता है, ये होता है आपका 12। कार्बन के साथ देखिए इसमें और क्या दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास H हो गया आपका, ये आपका कार्बन हो गया, O हो गया, उसके बाद और क्या बच गया दोस्तों आपका नाइट्रोजन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 14, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का परमाणु भार आपका 32, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ठीक है। ये हमने लिया दोस्तों ऑप्शन से। अब देखिए इसमें क्या चीज़ बोला कि सबसे भारी कौन है, तो यहाँ से अब हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें परमाणु भार सभी का पता चल गया तो हम बिल्कुल आसानी से सबका भार निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका H2S, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया आपका हाइड्रोजन 2 बार, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये 2 एकम 2। उसके बाद देखिए धन आपका, देखिए और क्या दिया दोस्तों, सल्फर। सल्फर का परमाणु भार कितना दिया है, 32। सल्फर का परमाणु भार कितना दिया दोस्तों आपका 32। तो 32 में अगर मैं 2 को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन बी में क्या दिया है, कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 12।
कार्बन का परमाणु भार होता है 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका 16। चूंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 दूने 32। ठीक है, तो ये 12 और ये 32 को जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा 12, और अगर मैं 32 को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 ही हो गया आपका 44। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका NH3, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का ये कितना हो जाएगा परमाणु भार, नाइट्रोजन का होता है दोस्तों आपका 14। चूँकि यहाँ पर से एक ही नाइट्रोजन है तो हम एक बार 14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने बार है 3 बार है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो यहाँ पर से 3 एकम 3, मतलब ये 14 और ये 3 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार इसका देखिए 12 है तो इसको मैंने ले लिया 12। धन ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, ये है हमारे पास 16। ठीक है, तो 12 और 16 को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और 2 8, और ये 2 और 2 सॉरी 1 और 1 2, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 28। देखिए कितना ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वही सबसे भारी हो जाएगा, जो वैल्यू सबसे छोटा रहेगा वही सबसे छोटा तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे भारी, ठीक है, क्वेश्चन में जो कि हमें पूछा गया है सबसे भारी कौन है दोस्तों, देखिए आपका सबसे ज़्यादा किसका नंबर आ रहा है यहाँ पर से 44। ठीक है, सबसे भारी कौन हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो गया दोस्तों आपका सबसे भारी कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर अगर इनमें सबसे हल्की पूछ दिया जाता, ठीक है, सबसे हल्की कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी है दोस्तों, तो ये आपका देखिए कौन सा हो जाएगा 44 है, ये तो आपका सबसे भारी हो गया। उसके बाद सबसे कम किस में आ रहा है, देखिए आपका 17, मतलब ये NH3 सबसे कम कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका NH3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे भारी पूछा गया है तो सबसे भारी हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपने हमारा पूरा क्लास देखा है मैथ्स और साइंस का तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपका CG टेट हो चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कांसा ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है। आपका देखिए ऑप्शन है तांबा और लोहा का, तांबा और टीन का, तांबा और मैग्नीशियम का, तांबा और निकेल का। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए हमें। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा जो है आपका दोस्तों तांबा और टीन का। ठीक है, आपका कॉपर और टीन। ठीक है, यहाँ पर कई जगह आपको तांबा जो है ये कापर करके भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, तांबा और टीन या फिर कापर और टीन का, क्योंकि तांबा को ही कॉपर बोला जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़, पिताजी। ठीक है, देखिए पी से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पीतल, पी से मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका पीतल। ता से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ता का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ता का मतलब होता है दोस्तों आपका तांबा। ठीक है, तांबा को कॉपर भी बोला जाता है। ठीक है, तांबा। उसके बाद देखिए आपका जी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जिंक, जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका जिंक। ठीक है, ये हो जाता है आपका ZN। तो यहाँ पर देखिए पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है, तो पीतल होता है दोस्तों आपका तांबा और जिंक का। इसको याद रखने के लिए आप पिताजी को याद रखिए, पिताजी। पी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पीतल, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ता का मतलब तांबा कॉपर, और जी का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका जिंक ZN। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा और टीन का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अंतिम प्रयास के तौर पर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न। देखिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल होगा। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो फिर इसको प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए इसमें क्या क्या दिया, इसको आप पहले हिंट के तौर पर देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों आपका आवृत्ति, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 20 हर्ट्ज। ठीक है, और इसका आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल मतलब हमें क्या चीज़ पूछा गया दोस्तों आपका टाइम। ठीक है,
यहाँ पर हमें पूछा गया दोस्तों टाइम, तो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी एफ और ये टाइम टी, आवर्तकाल टी का जो है रिलेशन क्या बन जाता है, प्रयास कीजिए इसको बनाने का। तो देखिए दोस्तों, आवर्तकाल टी, टी का मतलब होता है कि टी बराबर क्या हो जाता है आपका 1/f, ठीक है, 1/f, मतलब f मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, आवर्तकाल टी, टी इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/f, f का मान कितना है दोस्तों आपका 20, ठीक है, तो 1/20, टी का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 1/20 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 1/20 है, तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपके 0.05, ठीक है, चूंकि ये टाइम है तो ये टाइम आपका किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेकंड में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका किस में दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में 0.05 सेकेंड। तो चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेशन है, अभी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है दोस्तों, उपास्थि या फिर श्वेत तंतु, बी में दिया है दोस्तों आपका टेंडन, सी में दिया है अंतराकाशी द्रव, या फिर डी में दिया है दोस्तों आपका लिंगामेंट। तभी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है, इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। देखिए दो चीज़ आप याद रखिएगा, क्या चीज़, देखिए पहला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मांसपेशी, ठीक है, आपका मांसपेशी के साथ अगर हम हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है, मांसपेशी के साथ अगर हम हड्डी को जोड़ते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाएगा आपका टेंडन, ठीक है, वो कहलाएगा आपका टेंडन, जिसको हिंदी में कंडरा बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको बोल दिया जाए कि हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा दोस्तों आपका लिंगामेंट, ठीक है, ये कहलाएगा आपका लिंगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना, ठीक है, मांसपेशी दिया है और ये आपका दिया दोस्तों आपका हड्डी, तो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ना आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका टेंडन, जो कि हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर, या फिर पेट में। तो फिर इसका आंसर कमेंट कीजिए। और ये आपका ये प्रश्न आपका सी टेट में और एमपी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न आपका दोनों जगह में पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तलवे पर। ये आपका तलवा कौन सा होता है दोस्तों, ये पैर का नीचे वाला भाग, ठीक है, जिसमें हम चलते हैं, तो ये आपका ये जो तलवा है, इसकी जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया है कि दाब की अन्य इकाई क्या है जो आपका 0.986923 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, बार, क्वार्ट, गैलन, या फिर यार्ड। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बार। अब यहाँ पर देखिए हम इसका कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि प्रेशर का, ठीक है, दाब आपका क्या होता है दोस्तों आपका प्रेशर, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका पास्कल, ठीक है। 2-3 चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, प्रेशर का एसआई मात्रक होता है दोस्तों आपका पास्कल, ठीक है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको 1 ATM करके भी बोला जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में क्या होगा दोस्तों, ये जो एटमॉस्फेयर होगा इसका कोई प्रेशर रहता है। इस एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती हैं उन सभी का प्रेशर होता है, कहीं पर कम ज़्यादा इस प्रकार से। तो हम उसका एक एवरेज एटमॉस्फेयर की एवरेज एक प्रेशर निकाल लेते हैं, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसी को बोला जाता है दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब, ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका वायुमंडलीय
दाब। अब देखिए दोस्तों आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसका एक जो एवरेज प्रेशर होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, इसका मान कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ये होता है दोस्तों आपका 1.01325 इंटू 10⁵ और ये किस में हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास्कल, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये होता है दोस्तों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वायुमंडलीय दाब को और किससे मापा जाता है दोस्तों, ये होता है आपका बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बार और ये पास्कल का क्या रिलेशन है ये भी हम समझ लेते हैं। आपका ये 1 बार, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 बार इज इक्वल टू ये कितना होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक बार बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10⁵ पास्कल, ठीक है। या फिर 1 बार इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका 1 बार इज इक्वल टू ये होता है आपका 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको कई बार डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले हैं। अब देखिए इसी में आपको और क्या दिया दोस्तों, आपका सी में गैलन, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा गैलन करके। तो देखिए गैलन क्या होता है दोस्तों, हम गैलन से क्या चीज़ मेज़र करते हैं, तो हम गैलन से करते हैं दोस्तों आप क्या चीज़ मेज़र करेंगे, तो हम करेंगे दोस्तों गैलन से वॉल्यूम, ठीक है। गैलन से हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम का, कि अक्सर आपने सुना होगा ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका ये जो रेट कम ज़्यादा होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है आपका ये खास करके पेट्रोलियम का, तो उसको मापा जाता है दोस्तों गैलन में, ठीक है। तो उसमें हम क्या मापते हैं, हम मापते हैं उसका वॉल्यूम। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, आपका यार्ड। यार्ड आपका क्या होता है दोस्तों, आपका लंबाई का मात्रक होता है, ये एक प्रकार से आपका लेंथ होता है, ठीक है। यार्ड आपका होता है दोस्तों एक प्रकार का लेंथ, इस प्रकार से आपने स्क्वायर यार्ड करके सुना होगा। तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। आपका ये 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0.98, ठीक है, 0.98 तक ही याद रखिएगा, आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे खाली स्थान तक सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बोला गया है। देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया दोस्तों 25 हर्ट्ज, 25 यहाँ पर किलो हर्ट्ज करके दिया, ठीक है, या फिर ये 25,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज, या फिर यहाँ पर देखिए डी में दिया है 250 किलो हर्ट्ज, या फिर 250, इस के का मतलब क्या होता है दोस्तों 1000, ठीक है, हर्ट्ज। तो फिर इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और दूसरों को शेयर भी करते चलिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक बार सीजी टेट शायद तक 2012 या फिर 2014 में है, एक बार प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से। तो देखिए इसमें क्या चीज़ बोला दोस्तों, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, देखिए ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं दोस्तों, तो वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से आपके ये 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज का कहने का मतलब ये, इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 20 ये किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका जनरली एडल्ट लोग यहाँ तक के आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, तो वे बच्चे कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, तो वे सुन सकते हैं दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज से, ये आपका ये 20,000 ना होकर के ये आपका कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों आपका 25,000 तक, ठीक है। मतलब जो बच्चे होते हैं वे बड़ों से थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा तक सुन सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से एक बार और प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे जो है एडल्ट से ज़्यादा सुन सकते हैं, मतलब ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि को सुन सकते हैं या फिर कम तीव्रता की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो बच्चे होते हैं वे एडल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, आपके ये 20,000 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज है, ये आपका 20 ना होकर के ये 25 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछे जाएंगे आपको प्रश्न। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये जो साइंस का
मैथ्स का और ये मैथ्स पेडागोजी का जो इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट को आप बिल्कुल दिलाइए। उसमें ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ही है हर एक पार्ट में। तो आप उन सभी वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीजी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। ठीक है, कौन सी राशि स्थिर रहती है ये हमें पूछा गया है। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, ऊर्जा, विस्थापन, वेग या फिर गतिज ऊर्जा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। इसमें कई सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको आप पहले ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है यहाँ पर, इसको ये ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा ये जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तब उसकी गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सी राशि है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किसी अगर गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो देखिए आपका बी में क्या दिया दोस्तों, विस्थापन। तो विस्थापन जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, वो एक जगह से विस्थापित होकर ये दूसरी जगह तक जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका विस्थापन बढ़ेगा, मतलब ये विस्थापन चेंज होगा। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं बी में। उसके बाद देखिए आपका सी में क्या दिया दोस्तों, आपका वेग। ठीक है, सी में क्या दिया है, वेग। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो बॉल है, ये बॉल जो है जिस प्रकार से जितना ऊपर जाते जाएगी तो ऊपर जाने पर इस गेंद का जो है वेलोसिटी कम होते जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसका वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर वहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट से वो नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम अगर एक पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी जो है कम होते 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 जाएगा। पत्थर जो है एक ऊंचाई तक जाएगा, फिर उस ऊंचाई के साथ वो नीचे की ओर गिरना चालू करेगा। मतलब उसका वेग, उस अंतिम ऊंचाई में उसका वेग जीरो हो जाएगा। मतलब वेग में भी परिवर्तन आएगा अगर हम गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, आपका गतिज ऊर्जा। जब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है दोस्तों, तो आपका गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा। अब देखिए वेलोसिटी चेंज होने पर काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका हाफ इंटू mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका हाफ mv²। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक गेंद को अगर हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी जो है कम होते जाता है, मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन आते जाता है। अब जब अगर वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा, मतलब ये भी आपका चेंज होगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कांस्टेंट। क्योंकि देखिए ऊपर जाने पर इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, ऊपर जाने पर वेलोसिटी अगर कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इस बॉल की। ठीक है, मतलब इसके जो है कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी को हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर आप सभी का डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें स्क्रीनशॉट करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपका सभी डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस सेशन का। देखिए क्या दिया है कि सोने के आभूषण बनाते वक्त सोने में किस धातु की अशुद्धि मिलाई जाती है। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम या फिर ये आपका चांदी। ठीक है, तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा, आपने कभी ना कभी सोना या फिर चांदी खरीदा होगा तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि उसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। अब देखिए अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है दोस्तों, अशुद्धि मिलाना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो है प्योर चीज़ नहीं बना सकते, खास करके धातुओं में।
जैसे कि आपने सुना होगा एक स्टील जो होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। स्टील जो है लोहे से ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील जो है ये आपका आयरन से बनता है, लोहा से बनता है, लेकिन इसमें कार्बन की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। अब देखिए हम जितना कम मात्रा में कार्बन बनाएंगे स्टील उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये चीज़ आपका लागू होता है सोना में। देखिए सबसे शुद्धतम सोना जो है कितने कैरेट का होता है दोस्तों, ये होता है आपका 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट का जो है ज्वेलरी नहीं बनता, क्योंकि अगर हम 24 कैरेट का ज्वेलरी बनाते हैं तो वह बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे, वो एकदम शुद्ध सोना होता है। तो मार्केट में आपने सुना ही होगा अक्सर 22 कैरेट का सोना आता है या फिर ये 18 कैरेट का सोना आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सुनार आपको बोलता है कि हम आपको 24 कैरेट का एकदम शुद्ध सोने का ज्वेलरी बना करके देंगे, तो उस ज्वेलरी को आप मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर वो सही में आए 24 कैरेट का ज्वेलरी बना है तो उसको उसमें जो है टूटने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों जो सोना का आभूषण होता है, जो सोना का आभूषण होता है उसको बनाते समय हम उसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसमें हम मिलाते हैं दोस्तों कॉपर का, ठीक है। हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं दोस्तों आपका कॉपर का या फिर तांबा का, ठीक है। हम सोना में कॉपर या फिर तांबा की अशुद्धि मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए चूँकि सोना का बात हो रहा है तो इसका भी हम 2-4 पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए सोना क्या होता है दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी है, ठीक है। सोना को हम पीट पीट कर एकदम पतली से पतली चादर बना सकते हैं। जितना भी धातु होता है दोस्तों उसमें ये सोना ही आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये जो सोना होता है ये सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी होता है, इसको हम एकदम पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये सोना ही आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। क्या होता है, सोना ही आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है दोस्तों आपका तन्यता, ठीक है। मतलब हम सोना को एकदम पतली वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आजकल का जो एग्ज़ाम है उसमें अब आपको और किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ये जो आपका 22 कैरेट का सोना है या फिर ये 18 कैरेट का सोना है, इसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका 22 कैरेट का सोना हो गया, 18 कैरेट का सोना हो गया, कितना भी कैरेट अगर आपको दे दिया रहे उसमें आपको सोने की शुद्धता, ठीक है, कितना प्रतिशत शुद्ध सोना है, ये अगर आपको पूछे तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए दोस्तों 18 कैरेट का, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 18 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत जो है शुद्ध सोना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 18 बटे सोने का जो है शुद्धतम रूप कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 24। ये हो जाएगा 18 बटे 24, चूँकि हमें निकालना है प्रतिशत, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100%, ठीक है। इसको मैं कटा देता हूँ, देखिए आपके ये कितना हो जाएगा 6 या 18, और ये दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों आपका 25 तिया 75, ठीक है। 25 तिया 75 मतलब 18 कैरेट सोना में आपका 75% ही सोना होता है, ठीक है। बाकी जो भी होता है वो आपका उसमें आपको जो है तांबे का मिलावट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको बोल दिया जाए दोस्तों कि 22 कैरेट में कुल कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से निकालना है। देखिए आपका कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 22 बटे 24 गुणित ये आपका हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। 22 बटे 24 गुणित 100। तो इसको सॉल्व करने पर कितना प्रतिशत शुद्ध सोना आएगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज करके आप जो है जो भी कैरेट रहता है उसमें आप जो है सोने की शुद्धता को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर या फिर तांबा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण है। कुकिंग गैस इज द मिक्सचर ऑफ, देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन प्लस हीलियम, बी में दिया दोस्तों आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सी में दिया आपका ऑक्सीजन प्लस मीथेन, डी में दिया दोस्तों आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर खाली इंग्लिश में लिखा है तो इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या चीज़ दी इसमें, कुकिंग गैस, ठीक है। कुकिंग गैस मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है दोस्तों आपका एलपीजी के बारे में, ठीक है। ये बात कर रहा है आपका एलपीजी के बारे में। एलपीजी क्या होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये आपका ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ये किसका मिश्रण होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो फिर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
देखिए क्या दिया है कि कुकिंग गैस, ठीक है, कुकिंग गैस हम किस में खाना बनाते हैं दोस्तों, हम बनाते हैं एलपीजी गैस में, ठीक है। अब देखिए ये जो एलपीजी होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है, ये जो एलपीजी होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोपेन का, ठीक है, ये होता है आपका प्रोपेन प्लस और किसका होता है दोस्तों आपका ब्यूटेन, ये होता है आपका ब्यूटेन का, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण को ही एलपीजी गैस बोला जाता है। अब देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाए, ये देखिए आपका ये क्या है, प्रोपेन, ये है दोस्तों आपका ब्यूटेन, मतलब ये आपका एल्केन ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, अगर आपने हमारा मैराथन क्लास देखा है तो उसमें मैंने आपको सभी का ये जो है प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, एथाइल हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ठीक है, ये दुनिया भर का जितना भी फार्मूला होता है इन सभी फार्मूला का निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये आता है आपका एल्केन ग्रुप में, ठीक है, ये किस में आता है दोस्तों आपका एल्केन ग्रुप में, और एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। बस हमें एक फार्मूला को याद रखना है, आपका एल्केन ग्रुप का क्या होता है, एल्केन ग्रुप का क्या होता है, एल्किन ग्रुप का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हम ये प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन जो भी होता है इन सभी का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, देखिए प्रोपेन का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों आपका C3, ये होता है दोस्तों आपका C3, देखिए मेथ एथ प्रोप, ठीक है, आपका कार्बन का जो है कितना मात्रा आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, मेथ एथ प्रोप कार्बन के कितना मात्रा आ रहा है दोस्तों आपका 3 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम कार्बन का 3 मात्रा इस फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, एच का मात्रा कितना हो जाएगा, कार्बन का मात्रा अगर हम 3 रखेंगे मतलब n बराबर 3 रखेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 दूने 6, 6 और 2 8, ठीक है, 3 दूने 6, 6 और 2 8, मतलब यहाँ पर एच का कितना मात्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8, ठीक है, C3H8, ये होता है दोस्तों आपका प्रोपेन, ठीक, इसी प्रकार ब्यूटेन, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन का कितना मात्रा हो जाएगा, देखिए कितने बार में आ रहा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब ये आपका आ रहा है दोस्तों कार्बन का 4 मात्रा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें आपका हाइड्रोजन का कितना मात्रा हो जाएगा, तो अगर हम इस फार्मूला में रखेंगे कार्बन की जगह में देखिए 4, ठीक है, कार्बन का मात्रा हो जाएगा दोस्तों 4, तो हाइड्रोजन का कितना मात्रा हो जाएगा, तो ये 2n है, मतलब ये 4 दूने 8, 8 और ये 2 को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। तो ये जो ब्यूटेन दिया है ये आपका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका C4H10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी फार्मूला को निकाल सकते हो, आपको फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा कि कार्बन का एक मात्रा को मेथ बोला जाता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टा ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है, इन 10 को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये चीज़ हमने मैराथन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोपेन का फार्मूला, ये होता है आपका ब्यूटेन का फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका एलपीजी जो है ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अक्सर आपको एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो कुकिंग गैस होता है दोस्तों, ये जो एलपीजी होता है, ठीक है, इसमें गंध के रूप में क्या मिलाया जाता है, इसमें जो है गंध के रूप में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो इसमें मिलाया जाता है आपका इथाइल मरकेप्टेन, ठीक है, इसमें ये मिलाया जाता है आपका इथाइल मरकेप्टेन, ठीक है दोस्तों, इसमें मिलाया जाता है आपका इथाइल मरकेप्टेन। और इथाइल मरकेप्टेन का अगर आपको फार्मूला पूछ दिया जाए तो ये होता है दोस्तों आपका C2H5FH, ठीक है, इस फार्मूला को भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। देखिए आपका ये जो एलपीजी गैस होता है इसके गंध को भी कभी ना कभी आप भी महसूस किए होंगे, जो इसका जो खुशबू आता है, खुशबू बोलो या फिर आप बदबू बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका इथाइल मरकेप्टेन, ठीक है, इसी की वजह से हमें इसके लीकेज होने का पता चलता है। अदरवाइज ये आपका ये जो ब्यूटेन है और ये प्रोपेन है ये जो होते हैं आपका गंधहीन होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें आपका इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है ताकि ये जो आपका एलपीजी है अगर ये कहीं से लीक होता है तो हमें बहुत ही जल्दी से पता चल जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये राइटिंग में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर सभी क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, ठीक है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 2, 1, 0 या फिर 3, तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ड्यूटेरियम को आप याद रखिएगा। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक। अब देखिए हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं। देखिए हाइड्रोजन का आपका एक समस्थानिक होता है दोस्तों आपका प्रोटियम। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका प्रोटियम। ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका 1H1, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका ड्यूटेरियम। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका ड्यूटेरियम। ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा दोस्तों आपका 1H2। ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका ट्राइटेरियम। ठीक है, ये होता है आपका ट्राइटेरियम। तो ये जो ट्राइटेरियम होता है ये आपका, इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों? इसको हम लिखेंगे 1H3। ठीक है, ये होता है आपका, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, तीसरा होता है दोस्तों आपका ट्राइटेरियम। एक चीज़ आप और याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो ट्राइटेरियम दिया है ये आपका कहाँ यूज होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बम बनाने में। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने में आपका ये ट्राइटेरियम का यूज होता है। ठीक है, ये जो आपका ये जो ट्राइटेरियम दिया गया है ये जो है आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। ठीक है, ये जो है आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या, हमें पूछा गया दोस्तों ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है दोस्तों आपका? ये होता है आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मास नंबर क्या हो जाएगा आपका? ड्यूटेरियम का मास नंबर होता है दोस्तों आपका 2 माइनस एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पर देखिए 1। ठीक है, तो इसका न्यूट्रॉन जो है कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? देखिए 2 माइनस 1 मतलब n बराबर 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, n बराबर 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम के कंडीशन में। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये आपको हॉस्टल वार्डन ने पूछा था। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो न्यूट्रॉन विहीन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो आपका न्यूट्रॉन विहीन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का एक समस्थानिक हो गया ड्यूटेरियम, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपका 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम प्रोटियम का निकालें, प्रोटियम का में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो ये किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका देखिए मास नंबर कितना इसमें 1 माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 1। मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम जो न्यूट्रॉन विहीन होता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको ट्राइटियम में पूछ दिया जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मास नंबर, इसमें देखिए 3 दिया है, माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर बराबर 1 मतलब 3 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, और ये जो ट्राइटियम है इसको रेडियोधर्मी पदार्थ भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? देखिए क्या दिया दोस्तों? इनमें से किसका प्रयोग अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, आजकल आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया दोस्तों? माइका, एस्बेस्टस, पॉलीकार्बोनेट या फिर चारकोल। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फायर प्रूफ क्लॉथ। ठीक है, फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में किसका यूज किया जाता है दोस्तों? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका एस्बेस्टस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में। ठीक है, फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में हम किसका यूज करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों आपका एस्बेस्टस का। ठीक इसी प्रकार अगर आपको पूछ दिया जाए कि फायर प्रूफ बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, फायर प्रूफ बिल्डिंग बनाने में हम किस मटेरियल का यूज करेंगे दोस्तों? तो उसमें हम करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं दोस्तों आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका CuSO4 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाफ H2O। ठीक है, इतना डिटेल में आपको शायद ही पूछेगा, लेकिन फिर भी आप फार्मूला को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एस्बेस्टस। ठीक है, अग्निशोधक वस्त्र बनाने में आपका एस्बेस्टस का यूज किया जाता है, और अग्निशोधक बिल्डिंग या फिर मकान बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। देखिए, निम्न में से कौन सा शोर प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, कौन सा शोर प्रदूषण का, ठीक है, साउंड पोल्यूशन का प्रभाव नहीं है, कौन सा जो है दोस्तों आपका नॉइस पोल्यूशन का प्रभाव नहीं है, ये हमें पूछा गया। देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया, जानवरों की मौत, टिनिटस, उच्च रक्तचाप, या फिर ओजोन अवक्षेपण। तो फिर कमेंट कीजिए, आपका नॉइस पॉल्यूशन से कौन सा प्रभाव नहीं होता, इनमें से हमें कमेंट करके बताइए, सभी का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नॉइस पॉल्यूशन से क्या प्रभाव नहीं होता, तो ये नहीं होता दोस्तों आपका ओजोन का अवक्षेपण। ठीक है, ये नहीं होता दोस्तों आपका ओजोन का अवक्षेपण। देखिए, जो शोर प्रदूषण होता है इसमें कई सारे जानवरों की मौत हो जाती है। अब देखिए उसके बाद बी में क्या दिया दोस्तों आपका टिनिटस। टिनिटस क्या होता है, टिनिटस एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, अगर जिस भी मरीज को टिनिटस नामक बीमारी हो गया तो उस मरीज को क्या होता है दोस्तों, कानों में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है अपने आप। ठीक है, कानों में अपने आप घंटियाँ बजेंगी, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये भी आपका एक शोर नॉइस पोल्यूशन के कारण होता है। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन सी में क्या दिया दोस्तों, आपका उच्च रक्तचाप मतलब बीपी का बढ़ना। ठीक है, तो ये बीपी का बढ़ना तो आपका नॉइस पोल्यूशन का कारण होता ही है। ठीक है, अगर कोई जो है बीपी वाला व्यक्ति हो, उसके सामने अगर आप जोर से चिल्ला दो, थोड़ा सा उसको चिल्ला के बात कर दे, तो उसका बीपी जो है बढ़ने लगता है अपने आप। ठीक है, तो ये उच्च रक्तचाप भी आपका होगा। लेकिन हमें क्या चीज़ पूछा है दोस्तों, इसमें प्रभाव नहीं है। तो ये जो ओजोन का अवक्षेपण है ये आपका नॉइस पोल्यूशन के कारण नहीं होता, ये होता है दोस्तों आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, या फिर द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी CG टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, जिसका पहले से टेट निकल गया हो, CG टेट हो या फिर C टेट हो, वो भी एकदम सीरियस होकर एग्ज़ाम को दिलाइएगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपका भर्ती कभी भी आ सकती है। तो आप भी खास करके वो जिनका CG टेट या फिर C टेट निकल गया है, वो भी बिल्कुल सीरियस होकर एग्ज़ाम को दिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जब बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बर्फ़ है आपका, इस प्रकार से ये कोई बर्फ़ है, ये हो गया आपका मान लीजिए कोई बर्फ़। अब यहाँ पर ये बर्फ़ है, अगर ये पिघलती है तो ये पहले किस में है दोस्तों, ये है आपका सॉलिड में। ठीक है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों आपका सॉलिड टू लिक्विड। तो देखिए इस कंडीशन में आपका जो है मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, मतलब ये जो पहले बर्फ़ का ये जितना वॉल्यूम होगा वो घट करके इस प्रकार से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम घटता है आयतन घटता है। बर्फ़ अगर पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है, लेकिन मास में किसी भी प्रकार का कोई सा भी परिवर्तन नहीं आता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये चीज़ आपको पूछा तो नहीं गया इस क्वेश्चन में, लेकिन अगले क्वेश्चन में इसको पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सभी से प्रश्न बन रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसको आप सुधार लीजिएगा। ये दिया है आपका, देखिए ये जो दिया है यूरेनियम, यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों आपका 92, यहाँ पर लिखा गया ये आपका 238। ठीक है, 238, मतलब ये यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया गया है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। देखिए आपका ऑप्शन है ये 92, 238, 146 या फिर 330। ठीक है, तो फिर इसका आंसर कमेंट कीजिए जिसको भी पता है।
इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका सीजी टेट में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी हमने जो हाइड्रोजन के समस्थानिक में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल करके भी बताया था, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो अभी तक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाता है आपका, देखिए मास नंबर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, माइनस में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस में ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। यहाँ ये होता है आपका दोस्तों मास नंबर, ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या, जो यहाँ पर ये ऊपर में होता है इसको बोला जाता है आपका मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या, जो ये नीचे में होता है दोस्तों इसको बोला जाता है आपका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर दें तो ये हमारा निकल करके आ जाता है दोस्तों आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर ये देखिए n बराबर कितना निकल के आ जाएगा, मास नंबर क्या है दोस्तों आपका, द्रव्यमान संख्या कितना है, ये है आपका 238, ये है दोस्तों आपका 238 माइनस एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये है आपका 92, ठीक है। तो अगर मैं 238 में से ये 92 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया, ये 6 हो गया दोस्तों, ये कितने बार में जाएगा, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। मतलब ये कितना आ गया दोस्तों आपका 146। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना निकल करके आ गया दोस्तों आपका 146, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है दोस्तों आपका मास नंबर द्रव्यमान संख्या माइनस एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि नाभिक का आकार होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है 10 के घात माइनस 10 मीटर, 10 के घात माइनस 5 मीटर, 10 के घात माइनस 15 मीटर या फिर 10 के घात माइनस 9 मीटर। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चीज़ बोला गया दोस्तों, नाभिक का आकार, ठीक है। देखिए एक होता है आपका परमाणु, यह है आपका परमाणु, और ये क्या होता है दोस्तों आपका इसके अंदर में इसके सेंटर पॉइंट में ये होता है इसका नाभिक, ठीक है। तो आपका नाभिक का आकार क्या होता है दोस्तों, नाभिक का आकार होता है आपका 10 के घात माइनस 15 मीटर, ठीक है। ये होता है आपका नाभिक का आकार। ये किसका आकार होता है दोस्तों, आपका नाभिक का 10 के घात माइनस 15 मीटर, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब ये देखिए किसका नाभिक, मान लीजिए एक परमाणु का नाभिक, ठीक है। ये हो गया दोस्तों एक परमाणु, ये हो गया आपका एक परमाणु, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों आपका ये परमाणु का नाभिक। तो यहाँ पर देखिए नाभिक का जो है आकार कितना होता है 10 के घात माइनस 15 मीटर। ठीक इसी प्रकार अगर आपको परमाणु का जो है आकार पूछ दिया जाए, परमाणु का अगर आपको आकार पूछ दिया जाए तो इसका आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 के घात माइनस 10 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 के घात माइनस 10 मीटर। तो ये 10 के घात माइनस 10 मीटर ये होता है आपका परमाणु का आकार, 10 के घात माइनस 15 मीटर ये होता है दोस्तों आपके नाभिक का आकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 के घात माइनस 15 मीटर। तो चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। देखिए स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, देखिए आपका ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निकेल, लोहा, मैग्नीज, कार्बन, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, कार्बन और जिंक, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी से सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगर आप सभी से बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। तो देखिए इसमें क्या चीज़ बोला है दोस्तों आपका। देखिए सबसे पहले स्टील क्या होता है, स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। आयरन में हम लोहे में कार्बन की मात्रा मिला करके स्टील बनाते हैं। अब ये देखिए स्टील से और शुद्धतम रूप बोला है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील में हम और क्या क्या मिलाते हैं, देखिए लोहा तो आपका सभी में रहेगा, ठीक है, आयरन आपका सभी में रहेगा। आयरन के बाद अभी मैंने आपको बताया था स्टील बनाने में हम आयरन में क्या मिलाते हैं दोस्तों, लोहा में हम कार्बन मिलाते हैं,
ठीक है। हम लोहा में क्या मिलाते हैं दोस्तों, लोहा के साथ हम कार्बन और मिलाते हैं, ये बन जाता है आपका एक हार्ड स्टील। अब स्टील को और मजबूत बनाने के लिए, उसको स्टेनलेस करने के लिए उसमें और क्या क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों आपका क्रोमियम और निकेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है। जनरली स्टील में क्रोमियम जो है जंग से बचाने के लिए, ठीक है, आपका कोरोजन से बचाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके घर के बर्तन हैं, जैसे चम्मच हो गया या फिर और कई प्रकार के बर्तन हैं, जो अक्सर जो उसको आप क्या करते हो दोस्तों, पानी से धोते ही रहते हो। ठीक है, दिन भर उसको पानी से धोते रहते हो, फिर भी उसमें जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि उसमें क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, इसी प्रकार स्टील को और मजबूत बनाने के लिए, उसको स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, जंग से बचाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, ठीक है, एक खंभे से दूसरे जगह तक ये वायर जाता है, बड़ा बड़ा आजकल जो जाता है हाई वोल्टेज का, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा वो होता है दोस्तों आपका जनरली स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, ये क्रोमियम को मिलाया जाता है आपका जंग से बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील में या फिर स्टील में निकेल क्यों मिलाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों स्टील में लचीलापन लाने के लिए, ठीक है, स्टील में लचीलापन लाने के लिए उसमें निकेल मिलाया जाता है। तो ये इन सभी को अगर मिला दिया जाए, आपके ये लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकेल, इन सभी को अगर एक निश्चित मात्रा में मिला दिया जाए तो ये बनता है दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से नोट कीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी से बनना चाहिए। तो सभी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जंग लगने पर लोहे का भार, मान लीजिए ये आपके पास एक लोहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, ये जो आपका एक लोहा है, अब ये लोहा जो है किसके प्रेजेंट में, इसमें क्या क्या चीज़ अगर प्रेजेंट हो, ये लोहा के आसपास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हो जिसके कारण इसमें जंग लग जाता है, तो ये होता है दोस्तों आपका नमी, ठीक है, या फिर ये H2O या फिर ये ऑक्सीजन, इन दोनों की उपस्थिति में लोहा में जंग लगता है। अब देखिए जंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए जंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका, ये है आपका, देखिए पहले लोहा था, अब इसमें जंग लग गया, जंग लग के इसमें ये जो है यौगिक के रूप में मिल गया। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये होता है दोस्तों आपका जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये हो जाता है आपका जंग का रासायनिक सूत्र। अब देखिए ये जो जंग है, ठीक है, ये जो कोरोजन है, ये क्या होता है दोस्तों, ये भी होता है आपका एक यौगिक। ठीक है, इसको अभी मैंने आपको बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में था। ठीक है, तो जंग क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका एक यौगिक होता है। तो देखिए पहले ये एक आयरन था, ठीक है, पहले यह एक खाली आयरन था, एक लोहा था। अब चूंकि इसमें जंग लग गया, ठीक है, चूंकि इसमें जंग लग गया तो ये Fe से बढ़ के क्या हो गया दोस्तों, ये Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब इसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आयरन से ये हमारे इसमें जंग और जुड़ जाएगा, तो इसका भार और क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। याद रखिए आपका चाहे कोई सा भी धातु हो, अगर उसमें जंग लगता है तो उसका भार हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोहे में जो जंग लगता है, ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है वो लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, वो होता है दोस्तों आपका लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि लोहे में जो जंग लगता है उसका कलर क्या होता है, चांदी में जो जंग लगता है उसका कलर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा। ठीक है, लोहे की जगह में आपको कोई सा भी धातु दे दिया जाए तो जंग लगने पर हमेशा धातुओं का भार बढ़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या दिया दोस्तों, तांबे के बर्तनों पर खालिज थर रंग की कॉपर कार्बोनेट की 6 परत जमा हो जाती है।
ठीक है, जो तांबे का बर्तन होता है उसमें कौन सी रंग की कापर कार्बोनेट की 6 परत जमा हो जाती है। देखिए आपका ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग या फिर नीला रंग। तो देखिए इसमें क्या चीज़ बोला है, आपने देखिए अक्सर देखा होगा कि अगर आपके घर में पूजा घर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो तांबे का लोटा होता है तो उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे वो जो तांबे का लोटा है होता है वो हरा रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, मतलब जो तांबे का जो पात्र रहेगा उसमें अगर जंग लग जाता हो तो वह जो जंग होता है वो कौन से कलर का होता है दोस्तों, वो होता है आपका हरा रंग का। ठीक है, वो हो जाएगा आपका हरा रंग का। अब देखिए ये जो तांबा होता है, ठीक है, ये जो कापर होता है दोस्तों, इसमें जो जंग लगता है, अभी मैंने आपको बताया था लोहे में जो जंग लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, लोहे के देखिए लोहे में जंग का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन में देखा था Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका लोहे में जंग का फार्मूला। ठीक इसी प्रकार अगर आपको तांबा में पूछ दिया जाए या फिर कापर में जंग पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कापर कार्बोनेट CuO3। ये होता है दोस्तों आपका कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका कापर कार्बोनेट और ये कापर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ये होता है दोस्तों आपका तांबे में जंग का फॉर्मूला। ठीक है, और देखिए तांबे में अगर जंग लग जाता हो तो वो जो तांबा है वो कौन से कलर का हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका हरे रंग का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आपका लोहे में जंग लग जाए तो लोहा कौन से कलर का हो जाएगा, वो हो जाता है दोस्तों आपका लाल भूरे रंग का, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 में बताया हुआ था। ठीक इसी प्रकार एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जो चांदी होता है, ठीक है, जो चांदी होता है तो चांदी में भी जंग लगता है। चांदी में जंग लगता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका चांदी में जो जंग लगता है ये होता है आपका Ag2S। Ag2S, हाँ ये ऐसी होता है Ag2S। ठीक है, चांदी में जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। अब देखिए चांदी में जो जंग लगता है, ठीक है, चांदी में जंग लगने के कारण चांदी कौन से कलर का हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है काला कलर का। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों आपका काला कलर का। ठीक है, यहाँ पर आप कलर को भी याद रखिएगा, लोहे में जंग लगेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, लोहा हो जाएगा आपका लाल या फिर भूरा रंग का, लाल भूरा रंग का हो जाएगा दोस्तों आपका। तांबा में अगर जंग लगेगा तो तांबा हो जाएगा दोस्तों आपका हरा रंग का। चांदी में अगर जंग लगेगा तो चांदी हो जाएगा आपका काला रंग का। अब देखिए हम जनरली मार्केट जाते हैं, मार्केट से हम चांदी खरीद करके लाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि देखो तुम्हारा चांदी जो है काला पड़ गया, हमारा चांदी बढ़िया है। ठीक है, तो अरे भाई उसका चांदी काला पड़ गया तो उसका चांदी ही तो शुद्ध चांदी है। ठीक है, अगर तुम्हारे चांदी में कालापन नहीं आ रहा है तो उसमें फिर प्रॉब्लम है, मतलब उसमें चांदी के साथ साथ स्टेनलेस स्टील का मिलावट है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर शुद्ध चांदी होगा दोस्तों तो उसमें जंग लगेगा। ठीक है, अगर शुद्ध चांदी होगा तो उसमें कालापन आएगा ही आएगा, क्योंकि धातुओं में जंग लगना भी जो है धातुओं की फितरत होती है। तो ये चांदी हो गया, लोहा हो गया, अगर इन सब में जंग लगता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसका बचाव करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, चांदी में क्या मिलाया जाता है दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगर चांदी जंग लग रहा है तो वो आपका शुद्ध चांदी है, चांदी में जंग नहीं लग रहा है तो उसमें मिलावट है फिर। ठीक है, उसमें गड़बड़ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 23। तो देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, हाइड्रा, अमीबा, शैवाल और कवक। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शैवाल एल्गी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शैवाल एल्गी। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये क्या दिया दोस्तों आपका वेग खाली स्थान के परिवर्तन की दर है। ठीक है, यहाँ से देखिए काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, बल दिया है, विस्थापन, श्यानत्या और त्वरण। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। वेग खाली स्थान के परिवर्तन की दर है। तो देखिए यहाँ से आप 3 चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप 3 चीज़ याद रखिएगा। देखिए पहला क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये दूरी परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों,
दूरी परिवर्तन की दर को हम बोलेंगे चाल, ठीक है। दूरी परिवर्तन की दर को हम बोलेंगे दोस्तों चाल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्या होता है आपका, देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका विस्थापन परिवर्तन की दर। तो ये विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे वेग, ठीक है। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेग। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है दोस्तों वेग, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर, ये इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेग बटे समय। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों त्वरण, ठीक है। इसको हम बोलेंगे त्वरण। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीजी टेट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, वेग खाली स्थान के परिवर्तन की दर है, तो वेग जो है त्वरण के परिवर्तन की दर है, ठीक है। यहाँ से आप ये जो तीनों पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आपका टोटल कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। वैसे तो आज का ये जो क्लास है इसको मैं काफ़ी लंबा लेने वाला था, लेकिन लाइट का थोड़ा समस्या होने के कारण हम यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही दूसरों को शेयर भी कीजिए, खास करके उन बच्चों को जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारा सभी क्लास जो है बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सभी क्लास का जो है प्लेलिस्ट के रूप में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जा कर के सभी क्लास को, चाहे आपका मैथ्स हो गया, मैथ्स पेडागोजी का हो गया या फिर साइंस का हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हैं, सॉल्व कराए हैं, तो आप उन सभी वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो फिर ठीक है दोस्तों आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।